हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम देखते हैं साइंस के अंतर वाले प्रश्नों को, सब्जेक्टिव। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे तो किस प्रकार लिखते हैं? तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। क्या भाई अंतर है? तो एक साइड लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे साइड लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब इससे पर्दे पर उतारा जाता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब इससे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब यह दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब यह दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धांसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धांसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी किस प्रकार का होता है? तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ये ऋणात्मक होती है। किस प्रकार की होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल पर दर्पण में अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविक कहते हैं। वास्तविक किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसमें सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, क्या कहलाता है? वास्तविक कहलाता है। चलिए जी, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ें कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे काल्पनिक कहा जाता है। आइए तो अंतर लिखते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। एक साइड लिखेंगे उत्तल दर्पण, दूसरे साइड अवतल। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धांसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल साइड में वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक। अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविक कहते हैं। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे काल्पनिक कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे। तो सबसे लिखेंगे पहले उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर। एक साइड लिख देंगे उत्तल लेंस, दूसरे साइड लिखेंगे अवतल लेंस। उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो तथा शीर्ष का भाग पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। वैसा लेंस जिसका बीच के भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। पूछेगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार की होती है? तो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता किस प्रकार का होता है? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आगे, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा, अवतल लेंस कहलाता है। वैसा लेंस जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक हो, वो कौन सा लेंस होगा? वो अवतल लेंस ही होगा। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। आइए अंतर, एक साइड उत्तर, दूसरे साइड अवतल। उत्तल वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला, उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल वैसा लेंस जिसके बीच के भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है, जबकि उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखे। एक साइड लिखेंगे विद्युत चुंबक, दूसरे साइड क्या लिखेंगे? अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक यह अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक यह अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक यह अस्थायी चुंबक होता है,
अस्थायी चुंबक ये अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक इसकी शक्ति ज्यादा होती है जबकि अस्थायी चुंबक की शक्ति कम होती है। विद्युत चुंबक में शक्ति फेरों की संख्या, विद्युत चुंबक शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अस्थायी चुंबक जो कि शक्ति निश्चित होती है। चलिए जी, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर लिखे। तो जिस धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है वह प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा के साइड, इसमें धारा का मान बदलता है लेकिन समय का मान नहीं इसमें धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा का मान नहीं बदलता है। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है जबकि दिष्ट धारा को कठिनाई से उत्पन्न करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से डीसी में बदला जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से डीसी में बदला जाता है जबकि दिष्ट धारा को कठिनाई से एसी में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, दिष्ट धारा एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। प्रत्यावर्ती धारा चालक तार के सतह से प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा चालक तार के सतह से प्रवाहित होती है। दिष्ट धारा चालक के बीच से प्रवाहित होती है। आइए केमिस्ट्री में चलते हैं। अम्ल और क्षारक में अंतर लिखिए। अम्ल और क्षारक में अंतर लिखिए। तो अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर होते हैं। हम 3 से 4 अंतर भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। ये एक साइड लिखेंगे अम्ल, दूसरे साइड लिखेंगे क्षारक। लिखेंगे अम्ल, यह स्वाद में खाटा होता है। क्षारक, यह स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार, यह लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल, यह मैथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल मैथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। क्षारक, यह मैथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है जबकि क्षारक जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। अम्ल यह क्षारक को उदासीन कर देता है। क्षारक यह अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल किसको उदासीन करता है? तो क्षारक को। क्षारक किसको उदासीन करता है? अम्ल को। अम्ल जिसका पीएच मान 7 से कम होता है क्या होता है? अम्ल। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है क्या कहलाता है? क्षार। अम्ल यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है। अम्ल क्या करता है? हल्दी के रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है। क्षारक यह हल्दी के पीले रंग को लाल भूरे रंग में बदल देता है। 2 नंबर, क्षारक और क्षार में अंतर लिखे। क्षारक और क्षार में अंतर लिखे। तो क्षारक और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। क्षारक और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है जी? एक साइड लिखेंगे क्षारक और दूसरे साइड क्षार। क्षारक सभी जल में विलीन नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में विलीन नहीं होते। क्षार सभी क्षार जल में विलीन होते हैं। क्षारक सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार सभी क्षार क्षारक होते हैं। चलिए जी, धातुओं तथा अधातुओं में अंतर लिखे। तो देखो, भौतिक गुण के साथ भी आ जाएगा और रासायनिक गुण के साथ भी। 3 से 4 अंतर लिखेंगे। भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। भौतिक गुण, धातु एक साइड और दूसरे साइड अधातु। धातुएं चमकदार होती है, अधातुएं चमकदार नहीं होती है। अपवाद में केवल एक आयोडीन है, नमक, जो कि चमकता है। धातुएं आघात वर्ध एवं तन्य होती है, अधातुएं भंगुर होती है। धातुएं विद्युत और उष्मा के चालक होती है, अधातुएं विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होती है। विद्युत और उष्मा के चालक जो धातु होती है, लेकिन एक अपवाद में शीशा है, ठीक है ना जी। अधातुएं प्राय ठोस एवं गैस की होती है, जैसे अपवाद में केवल ब्रोमीन है। धातुएं प्राय ठोस होती है, अपवाद में क्या है? पारा अपवाद में, ठीक है। धातु है लेकिन किसमें पाया जाता है? द्रव अवस्था में। अधातुएं प्राय ठोस एवं गैस होती है, अपवाद में ब्रोमीन गैस है, ठीक है जी। धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक कुछ होते हैं जबकि अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। आइए, रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु। रासायनिक, यह विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु विद्युत के धनात्मक होते हैं, अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। धातु के ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं, अधातु का ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं, जबकि अधातु का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु का ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। 5वां नंबर, धातु प्राय जल से अभिक्रिया कर लवण
धातु है, जल से अभिक्रिया कर लवण लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, धातुओं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। चलिए जी, कहता है धनायन और ऋणायन में अंतर लिखे। क्या लिखेंगे? धनायन और ऋणायन में अंतर लिखे। धनायन और ऋणायन में अंतर लिखे। तो लिखेंगे धनायन और ऋणायन में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है जी? एक साइड धनायन, धनायन को पॉजिटिव कहते हैं, ऋणायन को निगेटिव कहते हैं। धनायन पर धन आवेश होता है यानी प्लस का चिन्ह होती है, ऋणायन पर ऋण आवेश होता है यानी माइनस का चिन्ह। धनायन में मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऋणायन में मूल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होते हैं। धनायन में परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है, ऋणायन में परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। धनायन इसका आकार मूल परमाणु से छोटा होता है, ऋणायन इसका आकार मूल परमाणु से बड़ा होता है। धनायन का निर्माण धातुओं से होता है, ऋणायन का निर्माण अधातुओं से होता है। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर लिखे। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर लिखे। तो चलिए, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में निम्नलिखित अंतर है। आयनिक बंधन एक साइड लिखेंगे, दूसरे साइड सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन यह धातु अधातु के संयोग से बनता है। आयनिक बंधन जो धातु और अधातु के संयोग से बनता है। सहसंयोजक बंधन ये दो अधातुओं के संयोग से बनता है। आयनिक बंधन यह द्रव्यमान क्यों आयनिक बंधन जिसका द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होता है। सहसंयोजक बंधन इसका द्रव्यमान एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। आयनिक बंधन ये जल में विलय होते हैं। सहसंयोजक बंधन ये जल में अविलय होते हैं। आयनिक बंधन यह कार्बनिक विलायक में अविलय होते हैं, जबकि सहसंयोजक बंधन यह कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। 5 नंबर, यह द्रवित एवं विलायक अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। कौन? आयनिक बंधन। सहसंयोजक बंधन में विद्युत का कुचालक होता है। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है? तो सबसे पहले लिखेंगे भर्जन और निस्तापन में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड भर्जन, दूसरे साइड निस्तापन। इसमें भर्जन, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन, निस्तापन, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन, इसमें वायु को सीमित मात्रा में अयस्क को गर्म किया जाता है। भर्जन, यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। निस्तापन, यह ऑक्साइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भर्जन, इसमें अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं। निस्तापन, इसमें अयस्क निर्जलीकृत हो जाते हैं। चलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखे। तो एक साइड लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे साइड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसका प्रथम सदस्य मीथेन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसका प्रथम सदस्य एथाइन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे अल्केन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे अल्कीन और एल्काइन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ज्यादा क्रियाशील होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n या CnH2n-2 होता है। चलिए, बायोलॉजी के कुछ प्रश्न है। ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण में अंतर लिखिए। तो क्या लिखेंगे? ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण में निम्नलिखित अंतर होते हैं। ऑक्सी को अवायु शोषण कहा जाता है, जबकि अनऑक्सी को अवायु। एक साइड ऑक्सी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी शोषण कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनऑक्सी शोषण कहते हैं। ऑक्सी शोषण में इसमें वायु ऑक्सी शोषण को वायु शोषण कहा जाता है, जबकि अनऑक्सी शोषण को अवायु शोषण कहा जाता है। ऑक्सी शोषण विशाल ऑक्सी शोषण इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं, जबकि अनऑक्सी शोषण इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। चलिए जी, ऑक्सी शोषण इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, जबकि अनऑक्सी शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड
का निर्माण नहीं होता है। ऑक्सीशोषण, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अनऑक्सी, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, इतना ही लिखिए 5 5 को। अगला प्रश्न, शोषण एवं दहन में अंतर लिखिए। लिखेंगे शोषण एवं दहन में निम्नलिखित अंतर होते हैं। शोषण एक साइड, दूसरे साइड दहन। शोषण, शोषण क्रिया सजीवों में होती है जबकि दहन की क्रिया निर्जीवों में होती है। शोषण एक जैविक क्रिया है जबकि दहन एक रासायनिक क्रिया है। शोषण जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम होता है, दहन एक अनियंत्रित प्रक्रम होता है। शोषण मंद दहन का उदाहरण है जबकि शोषण मंद दहन का उदाहरण है जबकि दहन तीव्र प्रक्रिया होती है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखे। जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखे। चलिए, जाइलम एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख काम जल को पहुंचाना होता है। जाइलम भी एक प्रकार का पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख कार्य भोजन को पहुंचाना होता है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। जाइलम के उत्तक को दारू कहा जाता है जबकि फ्लोएम के उत्तक को वाष्प कहते हैं। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है जबकि फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। आइए अगला लिखते हैं, धमनी एवं सीरा में अंतर लिखे। एक साइड लिखेंगे धमनी और दूसरे साइड सीरा। धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है जबकि सीरा में रक्त का प्रवाह मंद गति से होता है। धमनी का रंग लाल होता है जबकि सीरा का रंग नीला होता है। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है जबकि सीरा कम गहराई में पाया जाता है। धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं। हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों हृदय की ओर ले जाने वाली नलिका को सीरा कहते हैं। रुधिर और लसिका में क्या अंतर है? रुधिर और लसिका में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड रुधिर और दूसरी साइड लसिका। रुधिर का रंग लाल होता है जबकि लसिका का रंग पीला होता है। रुधिर इसमें कणिका पाया जाता है जबकि लसिका में कणिका नहीं पाया जाता है। रुधिर में हेमोग्लोबिन पाया जाता है जबकि लसिका में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। रुधिर इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जबकि लसिका में फाइब्रोनिजन एंजाइम नहीं पाया जाता है। लसिका इसमें दोहरा परिसंचरण होता है, इसमें लसिका में इसमें बाह एवं दिशा होती है। शुक्राणु और अंडाणु में अंतर लिखे। शुक्राणु और अंडाणु में निम्नलिखित अंतर होते हैं। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है जबकि अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। शुक्राणु इसे बनने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है जबकि अंडाणु को बनने में शुक्राणु को अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। शुक्राणु इसका आकार छोटा होता है जबकि अंडाणु का आकार बड़ा होता है। शुक्राणु यह चलनशील होता है जबकि अंडाणु यह स्थिर होता है। ठीक है, आपका सभी अंतर वाले प्रश्न हो गए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।